सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान आपसे कुछ ही देर बाद कौम को खिताब करेंगे और एतमाद मिलेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें आपको अभी तक की पेशरफ के हवाले से आगाह करना ज़रूरी है कि हुकूमत और TLP दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। जो तीसरा दौर है मुज़ाकरात का वो रात 10 बजे होगा। हुकूमत ने गो के बदकिस्मती से इस मामले को शुरुआत में सही तरीके से हैंडल नहीं किया, लेकिन अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात जो है उसका तीसरा दौर जो है वो रात 10 बजे होगा। उम्मीद की जा सकती है कि मामला खुश असलूबी के साथ जो है वो हल कर लिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ सूरत हाल हुई और 4 रोज़ से जो सूरत हाल दरपेश है उसके तनाजुर में हर एक का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत को इस मामले को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, बदकिस्मती से हुकूमत उस तरीके से कर नहीं पाई। अलबत्ता शेख रशीद अहमद जो कि वज़ीर दाखिला हैं मुल्क के, वो ये कहते हैं कि अच्छी पेशरफ्त है, मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी मामलात भी तय हो जाएंगे, इसकी भी बड़ी कवी उम्मीद है। वो ये कह रहे हैं कि हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और किसी ऐसे काम में हुकूमत शामिल नहीं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। तो ज़ाहिर है अब ये हुआ क्या और ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है अब हुकूमत इस मामले को टेकअप अब जो कर रही है क्या वो ठीक तरीके से कर रही है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज़कियाकार कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, जिस तरह मैंने कहा कि शुरुआत में हुकूमत इस मामले को बदकिस्मती के साथ सही से हैंडल नहीं कर पाई। पहले ज़ाहिर जब एक मुआहिदा हुआ, हुकूमत का एक वादा किया गया कि ये मामला TLP का लेकर आया जाएगा पार्लियामेंट में, यहाँ पर ज़ेर बहस लाया जाएगा। फिर 20 अप्रैल को जब एहतजाज की कॉल दी गई तो हुकूमत ने गिरफ्तारी जिस तरीके से की सरबराह TLP की, और उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो भी, आपको लगता है कि हुकूमत इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई जिस तरीके से इस मामले को हुकूमत को हैंडल करना चाहिए था? वैसे पिछले 2.5-3 साल में हुकूमत कौन से मामले को हैंडल कर पाई है? किस मामले को उसने संजीदगी से लिया है? किस इशू को उसने ये सोचा है कि ये पाकिस्तान का इशू है और इसे हमने हल करना है, ये मास्टर्स का इशू है, इसे हमने हल करना है? आपने लोगों को गुर्बत के अंधेरे में धकेला, लोगों को बेरोज़गारी की तारीकी में धकेला, लोगों को आपने उनसे जीने के जितने भी हकूक़ थे सब छीन लिए। अब लोगों के पास एक अकीदा बचा है और लोग इस बात पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना कि आप उनके अकीदे के ख़िलाफ़ जाएं। और फिर ये कि आप कोई मुआहिदा करते हैं, हमने भी कोई कागज़ देखा है कि जिस पर 2 वज़रा के दस्तखत हैं। अगर आप कोई मुआहिदा करते हैं, पहली बात तो ये कि मुआहिदा करने से पहले, ये इस हुकूमत के लिए नहीं किसी भी हुकूमत के लिए है कि अगर किसी के साथ बात करनी है और मुज़ाकरात करने हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से मुज़ाकरात होते हैं, सियासी फरीक़ैन से मुज़ाकरात होते हैं, सियासी मुखालफिन से मुज़ाकरात होते हैं, तो आपका जो मेन फोरम है उसको हर चीज़ से बाखबर रखना जाना चाहिए। आपके पास एक पार्लियामेंट मौजूद है जिसे पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपका नुक्ता नज़र क्या है और आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका नुक्ता नज़र क्या है। तो आप इस बात से अगर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब फोरम को आगाह करते, सही, अगरचे इस फोरम के बारे में भी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये फोरम मौजूद है, आप अगर बात करते तो वहाँ से बड़ी तजावीज़ आती और आप उन तजावीज़ को देखकर सुनकर मसले के हल की तरफ जा सकते थे। आप उन्हें भी बुला सकते थे जो फरीकैन थे कि जी आएँ, आप हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऑब्जर्व करें और देखें कि हम इस मामले पर बहस कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ तो हम गए ही नहीं ना। हमने डायरेक्ट 2 मिनिस्टर्स को भेजा कि जाएं मुज़ाकरात करें और उन्होंने कुछ माना और उस पर दस्तखत कर दिए। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आप इसका सोच रहे हैं कि इसके तो फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक मामलात हैं, अब आप सोच रहे हैं कि जी इससे तो हमारे खारजा ताल्लुकात जो हैं उन पर असरात पड़ेंगे। तो आप इस तरह से आप बैकआउट कर रहे हैं, आप पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। आपको अगर भी इस वक्त भी कोई मसला था तो आप लेकर जाते पार्लियामेंट के अंदर और उनको भी साथ लेते। असल मामला ये कि पार्लियामेंट को फाल रखना बड़ा ज़रूरी है। जो भी मामला हो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। और आज यही कहा गया राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से भी, वज़ीर आज़म को अगर बात करनी ही थी
खिताब करना ही था तो वो पार्लियामेंट के फोरम पे करना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर फोरम है। अच्छा राना एहसान साहब, मेरा इस पर एक मौक़िफ़ है कि जो भी मामला हुआ, जिस तरीके से भी इसको हैंडल किया गया, ज़ाहिर है वो गलत है, लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अपनी सियासत इस मामले पर चमकारी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामलात हसास होते हैं, इनको लेकर चलना तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ होता है। हुकूमत का काम होता ही है, क्योंकि वो हुकूमत वक्त है कि वो मामलात को किस तरीके से हैंडल करे, लेकिन सियासी जमातों को भी बयानात सोच समझ के देने चाहिए। आप इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि 126 दिन का धरना हुआ था। जी जी जी। पीटीवी पे हमला हुआ था, असेंबली के ऊपर हमला हुआ था, और कैमरे की आंख एक एक सेकंड को दिखा रही थी। इतना प्रेशर था हमारी हुकूमत के ऊपर। यहाँ जलाओ घिराओ की बातें की गई, लेकिन अमवात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की हुकूमत ने उसको मैनेज किया। इसी तरह फैजाबाद का धरना था। तो ये सारी जो आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल जमातों को सियासत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने खत्मे नबूवत पे सियासत की, और मुस्लिम लीग नून को इन्होंने के ऊपर बेइंतहाशा इल्जाम लगाए। उस चीज के बावजूद जो है और कैमरे की आंख एक एक सेकंड को तब भी दिखा रही थी, ऐसे दिखा रही थी कि जैसे लाइव शो चल रहा था। आज हुकूमत के ऊपर ना जो सियासी जमातें हैं वो इसको सियासी रंग दे रही हैं, ना मुस्लिम लीग नून ने इसको सियासी रंग दिया है, ना और जमातों ने इसको सियासी रंग दिया है, ना कैमरे की आंख, ना मीडिया इसको 24 घंटे दिखा रहा है। मीडिया पे कंप्लीट सेंसरशिप है। इस चीज के बावजूद ये ना अहल हुकूमत, ना लायक हुकूमत जो है इन चीजों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई। देखे क्या कुछ नहीं हुआ, और कितनी चीजें जो है वो पीसफुल बातचीत से हल नहीं की जा सकती थी। ये जो हुकूमत का जो इन्होंने हाई हैंडेडनेस दिखाई, इससे बदकिस्मती से ये चीजों को और जो है वो जो मिसहैंडलिंग हुई और इसको के ऊपर इंतशार फैला। और ये जो मीडिया की सेंसरशिप भी है, मैं भी समझता हूं कि इससे और सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत खबरें निकल रही हैं उनके ऊपर लोगों को पता ही नहीं है क्या सच है या क्या झूठ चल रहा है, और बेइंतहाशा फॉल्स न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि सवालिया निशान उठता है कि मीडिया के ऊपर क्या कंप्लीट सेंसरशिप होनी चाहिए। मुल्क आपका स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है। अच्छा देखें, ये सारे मामलात आप लोगों ने उठाने हैं ना, वही बात पार्लियामेंट के फोरम पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों ने आज बाइकॉट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत की। जो भी मामलात हल करने हैं मिल के बैठ के करने हैं। अगर हुकूमत कुछ गलत कर रही है तो आप लोग बड़ी सियासी जमातें हैं, आप लोग उनको मशवरा भी दे सकते हैं कायमा कमेटियों में शिरकत करके, इजलास में शिरकत करके। लेकिन अगर आप उन इजलास का बाइकॉट कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? सिर्फ टेलीविजन पर बात तो नहीं हो सकती। देखिए, जिस पार्लियामेंट में वजीर आजम ना समझे कि मेरा आना जरूरी है, उसको ये लगे कि मेरा आना ना आना एक ही बात है, उसको अहमियत वजीर आजम ना दे। जिस पार्लियामेंट के अंदर जो है जो स्पीकर है वो ऑपोजिशन को सही तरीके से मौका ना दे और जो है वो कार्रवाई को न्यूट्रल तरीके से चला ना सके, तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए है कि वो किस तरीके से पार्लियामेंट को चला रही है। चले, हुकूमत को तो सोचना चाहिए। हुकूमत अगर कुछ गलत कर रही है तो आप लोग पुरानी सियासी जमातें हैं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि मामलात को आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है। लगारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म के खिताब को? वज़ीर आज़म का दिल तो जाहिर है, हर आदमी का दिल दुखा हुआ है, उनका भी यकीनन दिल में तकलीफ होगी, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर तैयारी के साथ होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म को जब गुफ्तगू करनी थी और कौम से खिताब करना था, एक तो फोरम पर जाते और जाकर कौमी असम्बली में वहाँ से बराह रास्त खिताब करते, नंबर एक ये होता। और दूसरी बात ये होती कि वज़ीर आज़म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से नमूने लेकर बताते कि हुजूर ने ये किया और हम ये कर रहे हैं। हुजूर रहमतुल आलमीन थे और हम क्या कर रहे हैं। हुजूर ने दुनिया भर के हर अहद के और हर ज़माने के लोगों के लिए अपने आप को बतौर रहमत पेश किया, और वो अल्लाह की तरफ से रहमत बनाकर भेजे गए। और हमें जो है वो अपने ही भाइयों को, अपने ही लोगों को किसी जहमत का शिकार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म अपना बहुत सी, ज़ाहिर है मैं उनके लिए तकरीर नहीं लिखता हूँ ना, मुझे इस तरह की कोई तकरीर लिखनी है, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, एक आम सी सतही सी तकरीर थी। उन्हें पूरे ठोस दलाइल के साथ आना चाहिए था और ठोस दलाइल के साथ बात मिसिंग था बहुत कुछ। आगे समझते हैं कि वेल प्रिपेयर्ड तकरीर नहीं थी, इससे बेहतर तकरीर
हो सकती थी और इस बेहतर तरीके से, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इस तमाम तर मामले को हुकूमत और बेहतर तरीके से भी हैंडल कर सकती थी। खैर, ये वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था जिन्हें आपको आगाह किया और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। एक और अहम मामला है जिसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है, वो है शहबाज शरीफ की रिहाई का मामला, जो कि अब लटक गया है। और ज़ाहिर एक जज का इख्तलाफी नोट जिस पर अब नून लीग भी ज़ाहिर तशवीश कर रही है, ज़ाहिर दोनों जजेस के दरमियान इख्तलाफ हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि रेफरी जज जो है वो फैसला करेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि अदालती फैसले पर दस्तखत ही नहीं किए गए, उसके हुक्मनामे पर एक जज के दस्तखत थे और दूसरे जज ने दस्तखत किए ही नहीं। एक जज ने इख्तलाफी नोट भी लिखा है और अब ये मामला लटका हुआ है। और दूसरा मामला ये है कि आज ये भी चीज़ सामने आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का भी हुकूमत ने प्लान बना लिया है। तमाम जायदादें कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नीलाम करने का फैसला कर लिया है। नैब जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। नवाज शरीफ को अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स हैं। हुदैबिया पेपर्स मिल्स में नवाज शरीफ के 3,43,425 शेयर्स हैं। और नैब रिपोर्ट ये कहती है कि हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 हैं। इत्तेफाक टेक्सटाइल में भी नवाज शरीफ के 48,606 शेयर्स हैं। नवाज शरीफ की मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट में 6,12,000 रुपये मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 567 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। मरी में बंगला, छांगला गली एबटाबाद में 15 किनाल का मकान है और अपर मॉल लाहौर में जायदादें हैं। नैब रिपोर्ट ये कहती है कि जायदादों में नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम 1752 किनाल से ज़ायद ज़राई अराजी भी शामिल है। लाहौर के मुज़ामांग में 936 किनाल, मुज़ा बडोकसानी में 299 किनाल ज़राई अराजी शामिल है और लाहौर के मुज़ा माल रायबंड में 103 किनाल, मुज़ा सुल्तान के में 312 किनाल की अराजी शामिल है। ज़िला शेखपुरा के मोज़ा मंडियाली में 14 किनाल और मोज़ा फेरोज़ वतन में 88 किनाल की अराजी शामिल है। इसी पर बात करने के लिए दोनों खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ज़रा मैं चाहूँगी शहबाज शरीफ वाले मामले पर आप ज़रा रोशनी डालें। ये क्या ऐसा आपने कभी देखा है तारीख में कि एक ऐसा कोई रिहाई का हुक्मनामा आया हो, उस पर एक जज ने दस्तखत किए हों, दूसरे जज ने ना किए हों, मामला रेफरी जज की सुपुर्द कर दिया गया हो? ये क्या मामला है? कानून नुक्ता नज़र से इसको किस तरह देखा जाएगा? देखिए, ये मामला जिस अंदाज में है वो बड़ा एक सिंपल सी चीज है कि जब डिवीजन बेंच जिसमें 2 जजेस हैं वो कोई भी जमानत सुनते हैं तो वो दोनों उस पे जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो वो आपस में फैसला करते हैं कि इसमें आया जमानत देनी है या नहीं। मौजूदा केस में इस तरह हुआ कि जो दोनों जज साहिबान थे उसमें से एक का ये ख्याल था कि ये जमानत का केस बनता है, जबकि दूसरे जज साहब जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उनका ख्याल था कि ये जमानत था और इन्हें की जमानत खारिज की जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हम कंसल्टेशन करेंगे जब ये केस फाइनल हो गया कि फिर हम फैसला देंगे। तो कंसल्टेशन में जब देखा गया तो जो सीनियर जज थे डोगर साहब, उन्होंने एक लिखा के बेल बनती है और इनके पास भेज दिया कि आप भी इस पे दस्तखत कर दीजिए। तो दूसरे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो इस पे इख्तिलाफी फैसला लिखूंगा, नोट नहीं होता, इख्तिलाफी फैसला कि मेरे ताई ये जमानत नहीं बन। मैं बता दूं कि ये जो चीज है ये कोई नई चीज नहीं। 2 जजेस के जब भी बेंच होते हैं तो अक्सर ये चीज सामने आ जाती है कि एक जज का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है। तो ऐसी सूरत हाल में कानून ये है कि चीफ जस्टिस इस जज के पास भेजते हैं कि आप बताइए कि इसमें क्या फैसला होगा, और वो जिसके साथ भी एग्री करते हैं उन दोनों में से फिर वो फैसला होता है। लेकिन इस केस में जो एक अजीब सी बात हुई वो ये हुई
कि जो डोगर साहब ने फैसला लिख दिया उसमें उन्होंने अपने तरफ से लिख दिया कि मेरे साथी ब्रदर जज भी इस फैसले से वो कॉन्सेंट दे रहे हैं कि जमानत बनती है। और वो फैसला आज तक हमने ये नहीं देखा कि जब फैसला सुनाया जाता है तो जजेस खुद सुनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि कोई नायब कासिद वगैरह थे कि जिन्होंने आके कह दिया कि जी जमानत होगी और इतने के मचल के कर दें। तो अब ये बात है कि ये इंतहाई एक अजीब सी सिचुएशन है कि चीफ जस्टिस का फर्ज बनता है कि वो पूछे उन जजेस से कि भाई ये आपने फैसले में कैसे लिख दिया कि शहबाज शरीफ को जमानत हो गई, जबकि जो दूसरे असजद साहब हैं, जस्टिस असजद, वो तो कह रहे हैं कि जमानत बनती नहीं। तो अब देखना ये है कि तीसरे जज के पास जाएगा और वो दोनों में से अगर जस्टिस असजद के साथ एग्री करेंगे तो जमानत नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज और हुई है राजा आमिर अब्बास साहब, ये 3 रुकनी फुल बेंच बन गया है जो कि ज़ाहिर 21 अप्रैल को समाअत भी करेगा। तो क्या इसमें इस बात का फैसला होगा कि जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये 3 रुकनी फुल बेंच नहीं बना, बेंच वही है जो 2 रुकनी था और उनकी भी बहावलपुर ट्रांसफर कर दी गई है दोनों जजेस की। अच्छा, अब सिर्फ एक जज साहब जो नए आएंगे वो ये सुनेंगे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, वो केस सुनने के बाद वो उस पे फैसला दे देंगे कि अगर जमानत बनती है तो वो फिर डोगर साहब से एग्री कर लेंगे, अगर उनके नजदीक नहीं बनती तो वो असजद साहब से एग्री कर लेंगे और इस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा इस जमानत की दफा। सही, ये चलें ठीक है, ये मामला काफ़ी सिंपल हो गया आपकी गुफ्तगू के बाद। अच्छा, एक और मामला है कि जो नैब रावलपिंडी है उसने भी एहतसाब अदालत में बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की है नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के हवाले से। मैंने काफ़ी लंबा ब्रीफ करके पूरा बताया कि कितनी जायदादें हैं, जो एक रिपोर्ट है नैब की। अब ये जो तमाम जायदादें हैं उसको नीलाम किया जाएगा और ये कहा गया है कि जो मुतालिका हुक्काम है वो ज़ब्त जायदादें नीलाम करें, उनको हिदायत भी कर दी गई है। ये किस तरह से होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा राजा आमिर अब्बास साहब? देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें एक 87-88 की कार्रवाई की जाती है। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले डार की लाहौर में जो प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने नीलाम करने का कहा कि वो भी मफरूर हैं, लेकिन वहां पे जाके उनको स्टे मिल गया कि उनकी वाइफ ने कहा कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें इसहाकदार का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसमें भी यही है कि जो शख्स भी मफरूर हो और अदालत उसे मफरूर करार दे चुकी हो तो फिर उसकी जितनी भी मूवेबल या एमओटी हैं वो नीलाम की जा सकती हैं और पैसा भाग के सरकार जब्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो प्रॉपर्टीज उनकी एक्सक्लूसिव हो। अगर जॉइंट ओनरशिप हुई तो फिर भी वहाँ पे स्टे तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी कि राजा आमिर अब्बास साहब दरख्वास्त दी जा सकती है मियाँ साहब की जानिब से? बिल्कुल, मियाँ साहब अगर दरख्वास्त खुद नहीं दे सकते, अगर उसमें कोई और शेयर होल्डर है बच्चे या कोई और तो वो देगा। लेकिन देखना ये है कि अगर हसन हुसैन है तो वो खुद भी मफरूर हैं, अगर कोई और है आधा खानदान तो पहले से ही मफरूर है। तो यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम होगी कि मफरूर शख्स दूसरा भी अगर मफरूर है तो फिर वो दरखास्त नहीं दे पाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब। ज़रा टेक्निकल मामला, मियाँ साहब भी मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके बेटे भी ज़ाहिर मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। तो अगर दरख्वास्त दी जाती है और कहा जाता है कि पूरी जायदाद इनकी नहीं है, इसमें उनकी बीवी या दीगर लोग जो हैं वो हिस्सेदार हैं, तो फिर ये मामला डिफरेंट तरीके से हैंडल होगा। लगारी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तरफ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का मामला लटक गया है, दूसरे मियाँ नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलामी का मामला उठ गया है। एक तो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ की जब ज़मानत होने की खबर आई थी वो 4-5 दिन पहले आई। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो दिन था, सारा दिन चलता रहा है। उस वक्त तक ये बात सामने नहीं आई कि जस्टिस असजद साहब ने इख्तलाफ राय किया है। फिर दूसरे दिन चलती रही खबर, फिर भी इख्तलाफ राय नहीं आया। तीसरे दिन चलती रही, फिर भी कोई इख्तलाफ राय नहीं आया। चौथे दिन मालूम हुआ कि ये तो फैसला हुआ ही नहीं है, जस्टिस असजद ने दस्तखत किए ही नहीं है और एक चपरासी ने आकर ये फैसला सुनाया है। तो ये बात बहुत हैरान कुन है। इस तरह से 4 दिनों से तो 4 दिन के अरसे में तो बड़ा काम हो जाता है, बड़ा वक्त है ये। और इस दौरान में अगर अदलिया को मालूम नहीं है, आला तरीन अदलिया को भी सारी सूरत हाल का इल्म नहीं था और ख़ुद ऑनरेबल इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी इससे बेखबर थे कि मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत हुई या नहीं हुई,
तो फिर ज़ाहिर है जो कानून की रखवाली करने वाले हैं वो तो ज़ाहिर है इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, बात भी करेंगे, और ये मामला जो है अब बड़ी हद तक एक सवाल की तरफ चला गया है। लेकिन अब इसको सेटल डाउन कैसे किया जाता है और रेफरी जज जाते हैं तो वो क्या फैसला, ये काम भी अदालत का है। जाहिर है ये काम अदालत ने करना है और इसमें हम तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन सवाल पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए, पॉइंट देख लेना चाहिए। सवाल पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नवाज शरीफ की जायदाद का ताल्लुक है तो उनकी जायदाद जो है उसकी नीलामी एक तरफ तो हुकूमत का लगता है कि हुकूमत को बहुत जल्दी है चीज़ें करने में, लेकिन नैब को बहुत जल्दी है और नैब ने जाकर ये दरख्वास्त दायर कर दी है। और नैब की इस दरख्वास्त दायर करने का मतलब यह है कि हुकूमत भरपूर इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत एक महाज पर अभी नबरदाज़वा नहीं हो पाती, दूसरा महाज खोल, इतने सारे महाजों को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो ये लड़ रही है हुकूमत गुर्बत महंगाई के असल मामला यही है लगारी साहब, और यही हुकूमत होगा कि अपने मामलात को किस तरीके से फैला लिया गया है, अब इसको समेटना भी हुकूमत का काम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का नाजरीन वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।